भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख है। जो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक दिए हुए हैं। तो इन आर्टिकल्स के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, अधिकारों के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अधिकार क्या होते हैं? वे अधिकार जो प्राकृतिक अधिकार हैं, यानी प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं, यानी प्रकृति ने हमें दिए हैं और प्रकृति द्वारा ही संरक्षित हैं, यानी प्रकृति ही उनको संरक्षित करती है। वे अधिकार प्राकृतिक अधिकार कहलाते हैं। मानव अधिकार वे अधिकार हैं जो प्रकृति और समाज द्वारा हमें दिए गए हैं और प्रकृति द्वारा समाज द्वारा संरक्षित किए जाते हैं। यानी कुछ अधिकार ऐसे हैं जो प्रकृति और समाज द्वारा हमको दिए गए हैं और उनका संरक्षण भी कौन करता है? समाज करता है। मूल अधिकार वे अधिकार हैं जो प्रकृति और समाज द्वारा हमको दिए गए हैं, लेकिन उनका संरक्षण जो है राज्य द्वारा किया जाता है, यानी हमारे देश द्वारा किया जाता है, कानून द्वारा किया जाता है। विधिक अधिकार राज्य द्वारा प्रदत्त होते हैं, राज्य द्वारा ही संरक्षित होते हैं, यानी राज्य ही इन अधिकारों को हमें देता है और राज्य ही इनका संरक्षण करता है। ऐसे अधिकार संवैधानिक अधिकार भी हो सकते हैं और विधिक अधिकार भी हो सकते हैं। अब मौलिक अधिकार के बारे में अगर हम जानें तो इसमें आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक जो है जानकारी दी गई है। तो आर्टिकल 12-13 में सामान्य भाग है, यानी 12 में बस मूल अधिकार की परिभाषा है, मूल अधिकार के आधार पर राज्य क्या होगा, राज्य की परिभाषा है। और आर्टिकल 13 में हमारा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिर्फ जो है वही जो है मूल अधिकारों का रक्षक संरक्षक रहेगा। सुप्रीम कोर्ट जो है अगर मूल अधिकारों का कोई भी उल्लंघन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। समानता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक समानता का अधिकार हमारा है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है और शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में। धर्म एवं संस्कृति का अधिकार जो है हमारा आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक है। अल्पसंख्यकों के अधिकार आर्टिकल 29-30 में है। कुछ नियमों कानूनों को लागू करने का अधिकार आर्टिकल 31A, 31B, 31C में है। और पहले 31 में संपत्ति का अधिकार था, उसको फिर समाप्त कर दिया गया, तो उसका अब 300 में उसको शिफ्ट कर दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में दिया हुआ है। और कुछ वर्ग एवं समूहों के मूल अधिकार में अल्पीकरण आर्टिकल 33-34 में कुछ लोगों के मूल अधिकारों का अल्पीकरण किया गया है, उनके मूल अधिकार कम किए गए हैं। इसको डिटेल में भी बताएंगे। और मूल अधिकारों के संबंध में संसद की शक्ति जो है आर्टिकल 35 में हमें बताती है कि अगर भी मूल अधिकारों में कोई भी चेंजेस करना है या कुछ भी बदलाव लाने हैं वो कौन करेगा? वो संसद करेगी। अगर मूल अधिकारों का हम सामान्य भाग देखें ना, आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13, तो आर्टिकल 12 कहता है कि फंडामेंटल राइट्स के दृष्टि से राज्य यानी भारत की परिभाषा। और आर्टिकल 13 में क्या है? न्यायपालिका जो है वो फंडामेंटल राइट्स को संरक्षित एवं समीक्षा करेगी। आर्टिकल 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। तो आर्टिकल 14 में हम देखते हैं कि अनुच्छेद 14 में अभिव्यक्त है कि विधि के समक्ष समानता में विधियों का समान संरक्षण। ये दो टॉपिक्स हैं। आर्टिकल 14 में 2 लाइन्स लिखी हैं कि विधि के समक्ष सब लोग समान होंगे और विधियों का सबका समान संरक्षण होगा। तो विधि के समक्ष समानता अभिव्यक्ति को A.V. डाइसी ने प्रतिपादित की थी। ये एक जो मतलब विधि के समक्ष समानता है, A.V. डाइसी नामक एक ब्रिटिश जो है थे, उन्होंने इसको प्रतिपादित किया था और सबसे पहले ब्रिटिश संविधान में ही इसको अपनाया गया था। विधि के समक्ष समता एक नकारात्मक संकल्पना है जो राज्य को विशिष्ट वर्गों के लिए विशिष्ट कानून बनाने से रोकता है। विधि के समक्ष समता का मतलब जैसे मान लो अगर तुम्हारे यहाँ कोई बहुत गरीब आदमी है और बहुत अमीर आदमी है, तो विधि के समक्ष समता के आधार पे तुम्हारे यहाँ जो कानून अमीर के लिए बने वही गरीब के लिए बने, जो पुरुष के लिए बने। जितना कार्य करने की क्षमता पुरुष में होती है उतनी महिलाओं में नहीं होती है, लेकिन जो फिर कार्य करने के लिए जो पुरुष में क्षमता के आधार पर कार्य, जैसे 8 घंटे 12 घंटे की ड्यूटी अगर पुरुष की लग रही है तो 12 घंटे की महिला की भी लगे। तो ये जो है हमारा जो है ये किसके तहत आएगा? विधि के समक्ष समानता में, यानी विधि के समक्ष समता। अगर विधि के कानून के आगे सब बराबर है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। तो बराबर का मतलब ये है कि मान लो अब अगर अमीर टैक्स दे रहा है 1 लाख रुपया तो गरीब भी टैक्स दे 1 लाख रुपया, लाए चाहे जहाँ से, समझे? तो ये एक नकारात्मक अवधारणा है। तो इसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसके साथ में जो है नया शब्द जोड़ा, विधियों का समान संरक्षण। तो विधियों का समान संरक्षण भारत में अमेरिका से लिया गया है। यह एक सकारात्मक संकल्पना है जो राज्य को सभीयों के लिए समान कानून बनाने के निर्देश देती है, यानी सबको लगभग जो है अगर जो परसेंटेज में टैक्स रहे। ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स हैं जहाँ जो है गरीबों को छूट मिलती है, अमीरों को ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। तो ये सब बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं। तो ये जो है सकारात्मक अवधारणा है। तो आर्टिकल 14 में क्या है? विधियों का समान संरक्षण
विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। और विधियों का समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। आगे अगर हम देखेंगे तो आर्टिकल 14 एक व्यापक संकल्पना है जो नागरिकों का एक विदेशियों नागरिक और विदेशी सभी को प्राप्त है, यानी वो नागरिक और विदेशी सभी को प्राप्त है। हम आपको बताए थे आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 ये सारे आर्टिकल्स जो हैं सिर्फ नागरिकों को प्राप्त हैं, बाकी सारे जो हैं ये जो है नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त हैं। इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघ, सन 2000 के बाद एक सर्वोच्च न्यायालय में केस आया था, तो आर्टिकल 14 को संविधान के मूल ढांचे में शामिल कर लिया गया है। यानी अब आर्टिकल 14 में जो संसद है वो चेंजेस नहीं कर सकती है, क्योंकि आर्टिकल 14 मूल ढांचे में शामिल है। केशवानंद भारती मामला जो था उसमें जो है कहा गया था कि अगर कोई भी संविधान का मूल तत्व है तो संसद उसमें परिवर्तन नहीं कर सकती है। अनुच्छेद 14 का वर्गीकरण अगर करके देखा जाए तो वर्गीकरण का उद्देश्य, चूंकि अनुच्छेद 14 को भारत में निरपेक्ष रूप से लागू करना ना तो उचित था और ना ही संभव, क्योंकि भारतीय समाज पहले से विभिन्न वर्गों में विभाजित था, अतः समानता के अधिकार को अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से लागू करने की आवश्यकता थी। संविधान निर्माताओं ने वर्गीकरण करने की इजाज़त तो दी, लेकिन उन्होंने उसके लिए कुछ शर्तें रखी। वर्ष 2001 में सर्वोच्च न्यायालय में एक केस आया था, आंध्र प्रदेश राज्य वर्सेस एनआर रेड्डी के मामले में स्पष्ट कर दिया कि वर्गीकरण केवल प्रक्रियात्मक होगा। उसके बाद जो है बहुत सारे ऐसे केसेस आते चले गए और अंततः उन्होंने माना कि जो चेंजेस होंगे, जो भी वर्गीकरण होगा आर्टिकल 14 का, वह उद्देश्यपरक, यानी उसका अच्छा उद्देश्य होना चाहिए, बोधगम्य अंतर, यानी उसमें जो है कोई अच्छा डिफरेंस जो किया जाएगा आर्टिकल 14 में लोगों में, वो बहुत मतलब आवश्यक होना चाहिए उस समय पे, न्यायकल्प होना चाहिए, तर्कसंगत होना चाहिए और रिजनेबल होना चाहिए। ऐसे नहीं कोई भी अंतर करके हम रख दें। तो ये हमारा जो है उसमें अगर कोई भी हम बंटवारा करते हैं लोगों में आर्टिकल 14 देने में, तो उसके बारे में था। तो समानता का अधिकार थोड़ा सा एक बार और डिटेल्स में देख लेते हैं कि अर्थ क्या है समानता के आर्टिकल 14 का। विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता ब्रिटेन से लिया गया, एविडाइसी ने दिया, नकारात्मक संकल्पना है। यूएसए में समान संरक्षण जो है कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया, सकारात्मक संकल्पना है। वर्गीकरण किस आधार पर करेंगे हम? सापेक्षता वर्गीकरण का प्रक्रियात्मक आधार है, और इसमें हमने माना था कि उद्देश्यपरक, बोधगम्य अंतर, रेजु, न्यायकल्प, युक्तियुक्त, नैसर्गिक न्याय, इस पर आधारित होना चाहिए। और इसके अलावा जो है अच्छा आर्टिकल 14 के कुछ अपवाद भी थे। आर्टिकल 14 के कुछ अपवाद हैं जिसमें जो है विधियों के समान संरक्षण, विधि के समान संरक्षण, विधियों की समता, विधि के समक्ष समता को वो मतलब फॉलो नहीं करते हैं। जैसे संविधान का अनुच्छेद 105 संसद सदस्यों को संसद के अंदर विचार अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता देता है। वो एक स्पेशल ऑर्डर है जो सिर्फ संसद सदस्यों को प्राप्त है और किसी को नहीं। तो कोई भी और संसद में जाके अपने विचारों की अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, सिर्फ जो संसद के सदस्य होंगे सिर्फ वही कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन है भाई। वो सबके समान नहीं रह गए, फिर थोड़ा सा उनमें स्पेशलिटी कुछ ना कुछ हुई। और यही जो है राज्य विधानमंडल के सदस्य जो होते हैं उनको 194 ये अधिकार प्रदान करता है। आर्टिकल 31C में क्या है कि आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C का पुनर्विलोकन सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकेगी। तो ये स्पेशल कुछ आर्टिकल्स हो गए। उसके अलावा जो है कुछ अपवाद इस प्रकार हैं। आर्टिकल 361 एक जो है राष्ट्रपति और राज्यपाल के प्रति कोई सिविल कार्यवाही नहीं होगी। आर्टिकल 361(2) कहता है कि कोई दांडिक कार्यवाही नहीं होगी। आर्टिकल 361(3) कहता है कि कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। 361(4) कहता है कि कार्यकाल के 60 दिन पहले तो 60 दिन बाद से ये सब लागू हो जाएगा। यानी उनके ऊपर कोई सिविल, दांडिक या गिरफ्तारी वाली कार्यवाही राज्यपाल या राष्ट्रपति पर नहीं हो सकती जब तक वो अपने कार्यरत हैं, अपने पद पर हैं, और उसके 60 दिन पहले और 60 दिन बाद तक ये कार्यवाही नहीं की जाएगी। तो मतलब है कि अब यही स्पेशल हो गए राष्ट्रपति और राज्यपाल देश में विधियों के समान संरक्षण में नहीं आ रहे हैं। अगर हम कोई कानून का उल्लंघन करते तो हमें तत्काल प्रभाव से अरेस्ट किया जा सकता है, लेकिन इनको जो है जब तक ये राष्ट्रपति या राज्यपाल बने हुए हैं तब तक इनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। वही मीडिया कर्मियों को कुछ अधिकार प्राप्त हैं, जैसे प्रशासन से मीडिया कर्मियों को कुछ अधिकार प्राप्त हैं, जैसे ये संसद में प्रकाशित होने वाली किसी भी घटना को, संसद में जितनी भी बातें हो रही हैं इन सबको क्या कर सकते हैं, प्रकाशित कर सकते हैं। लेकिन ऐसी चीज़ों को प्रकाशित करने पर इन्हें रोक लगाया गया है कि प्रशासन से जिसमें असंतोष ना हो, और दूसरा गोपनीय तरीके का अगर कोई प्रकाशन जिसको संसद में गोपनीय घोषित किया गया है तो उसका प्रकाशन ये नहीं कर पाएंगे। साथ ही जो विदेशी राजअतिथि आते हैं उनको भी न्यायपालिका गिरफ्तार नहीं कर सकती है। अगर उनको गिरफ्तार करना है तो राष्ट्रपति आदेश देगा, तभी कोई विदेशी
राजनीति थी। जैसे मान लो अगर कोई फॉरेन का प्राइम मिनिस्टर आया है और यहाँ आके भले ही वो मर्डर कर दिया, लेकिन उसको अरेस्ट नहीं कर सकती है न्यायपालिका, उसको ऐसे पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती। उसको अरेस्ट करने के लिए राष्ट्रपति को साइन देना पड़ेगा, राष्ट्रपति जब कहेगा तभी उनको अरेस्ट किया जा सकता है। तो ये सब क्या है, ये सब आर्टिकल 14 के जो है, जो आर्टिकल 14 का अपवाद हैं, ये सब एक्सेप्शंस हैं। उसके अलावा अब हम लोग पहुँचते हैं आर्टिकल 15 पर। आर्टिकल 15 कहता है किसी व्यक्ति के धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15(1) में है राज्य भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 15(2) में कहता है राज्य या प्राइवेट व्यक्ति भेदभाव नहीं करेगा। 15(3) में है महिलाओं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं, यानी महिलाओं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान 15(3) में। 15(4) में ऐसे लोग जो सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हैं, विशेषकर SC ST के लोग के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। आर्टिकल 15(5) कहता है SC ST के लिए शिक्षा संस्थानों का निर्माण किया जा सकता है। 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जोड़ा गया था 15(5) और 15(4) को फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जोड़ा गया था। आर्टिकल 15(5) में 5 भागों में विभाजित किया गया है। 15(1) क्या कहता है, राज्य को उपरोक्त आधारों पर भेदभाव करने से रोकता है। 15(1) के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने 2 महत्वपूर्ण निर्णय दिए। एक नयन सुखदास वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य था 1951 में। इस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि धर्म एवं समुदाय के आधार पर निर्वाचक मंडलों का निर्माण किया जा सकेगा, यानी जो चुनाव है, निर्वाचक मंडल बनाए जाते हैं, वो धर्म और समुदाय के आधार पर निर्वाचक मंडल बनाए जाएंगे। साथ ही जगदेव सिंह प्रताप सिंह और वर्सेस राजस्थान के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रत्येक धर्म और जाति के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव वर्जित होंगे। मतलब हुआ ऐसा था कि जो राजस्थान सरकार ने एक अधिनियम पारित किया था और उस अधिनियम में क्या कहा था कि सुरक्षा के लिए, यानी सिक्योरिटी के लिए टैक्स ले रहे थे। वो बॉर्डर एरिया था, तो बॉर्डर एरिया में वो क्या करते थे, सिक्योरिटी के लिए टैक्स एक लिए ना स्टार्ट किए। उन्होंने क्या कहा कि मुस्लिमों और SC से संबंधित लोगों को कर में छूट दे दी, और बाकी जो वहाँ के ब्राह्मण और क्षत्रिय लोग थे सिर्फ उनसे टैक्स के लिए जो है इन्होंने मतलब कहा कि जो ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं वहाँ टैक्स देंगे, मुस्लिम और SC लोग टैक्स नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर ये डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं आप, तो डिस्क्रिमिनेशन का आधार जो है वो सिर्फ ये होना चाहिए कि अमीर गरीब या SC ST जो मतलब शैक्षणिक या सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए हैं उनको तुम अलग कर सकते हो, ऐसे किसी धर्म को यानी मुस्लिम धर्म को पूरे अलग नहीं कर सकते। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, अवैध घोषित करवा दिया। ठीक। अनुच्छेद 15(2) के बारे में अगर बात करें तो 15(2) में भारत की सामाजिक समस्या को देखते हुए संविधान निर्माताओं ने यह प्रस्ताव किया कि राज्य के साथ साथ प्राइवेट व्यक्ति भी उपरोक्त आधारों पर कोई भेदभाव नहीं कर सकेगा। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थलों का उपयोग करने से नहीं रोका जा सकता है। यानी कुछ हिंदू धर्म में पहले बुराइयाँ व्याप्त थी, जैसे मंदिरों में, सार्वजनिक स्नानघरों में, सार्वजनिक तालाबों में लोग जो मतलब जिनको हरिजन लोगों को नहीं जाने दिया जाता था। तो इन चीज़ों को सुधारने के लिए संविधान में आर्टिकल 15(2) को डाला गया था कि कोई भी सार्वजनिक स्थल है वहाँ पर धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर रोक टोक नहीं होगी। अभी एक केस हम लोग के सामने आया था, सबरीमाला वाला केस। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को जाने की अनुमति नहीं थी, तो इस पे भी सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो है बयान दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि महिलाएं वहां जा सकती हैं, लेकिन फिर से याचिका दायर हो गई, फिर से इसलिए केस अटक गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पहला निर्णय यही दिया था कि लिंग के आधार पर जो है कोई डिस्क्रिमिनेशन सार्वजनिक स्थल पर नहीं हो सकता, चूँकि मंदिर एक सार्वजनिक स्थल है इसलिए महिलाएँ भी वहाँ जा सकती हैं। अनुच्छेद 15(3) अगर देखोगे तो इस उपबंध में स्त्रियों और बच्चों के लिए अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करने का आदेश राज्य को दिया गया है। इससे आधार बनाकर राज्य ने महिलाओं के लिए अनेक प्रावधान किए हैं। अगर आप देखेंगे तो 1992 में महिला और बच्चों के लिए कानून बनाने के लिए 1992 में महिलाओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग कब बनाया गया? 1992 में। 1991 से लेकर 2000 तक महिलाओं की सुरक्षा, उनके जीवन यापन, विकास एवं सशक्तिकरण के लिए, यानी 1991 से 2000 तक महिलाओं की सुरक्षा, जीवन यापन, विकास, सशक्तिकरण के लिए नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर द गर्ल चाइल्ड चलाया गया था। नेशनल प्लान फॉर द गर्ल चाइल्ड कब चलाया गया था? नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर द गर्ल चाइल्ड कब चलाया गया था? 1991 to 2000 तक ये चलाया गया था। केंद्र सरकार की प्राथमिकता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जा रहे जितने भी आवास हैं वो सब महिलाओं के नाम पर रजिस्टर हों।
जून 2015 में आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू हुई थी। और इसमें एक मतलब ये देखा गया था कि महिलाओं, जितने भी जो मतलब परिवार के सदस्य हैं महिलाएं, उनके नाम पर घरों की रजिस्ट्री करवाई जाए। केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन देकर महिलाओं की आजीविका का सुदृढ़ किया और वर्ष 2018 के बजट में 8 करोड़ गरीब लोगों को जो है मुफ्त गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए। सुकन्या योजना के तहत 1 करोड़ से अधिक महिलाओं के बचत खाते खोले गए। सुकन्या योजना चलाया गया था और महिलाओं के खाते उसमें खोले गए थे 1 करोड़ से ज़्यादा। वर्ष 2013 में निर्भया कांड के बाद में जो है एक निर्भया फंड घोषित किया गया था। निर्भया फंड में क्या हुआ कि जो पैसा होगा कुल धन का 60% केंद्र सरकार खर्च करेगी और शेष राशि जो है राज्य सरकारें खर्च करेंगी। और इसके द्वारा जो है महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो है कार्यक्रम चलाए जाएंगे, जैसे सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए वीडियोग्राफी निगरानी, ऐसी GSI जो GSI मैपिंग होती है उसके आधार पर, या जियो इन्फॉर्मेशन सिस्टम, यही इसके आधार पर जो है वो पूरा विकसित किया जाएगा और महिलाओं के लिए सिक्योरिटी बढ़ाई जाएगी GSI मैपिंग के द्वारा। पुलिस दीदी कार्यक्रम इसी के तहत चलाए जाएंगे। जो निर्भया फंड है उसी से चलाकर पुलिस दीदी कार्यक्रम चलाए जाएंगे, जिसमें महिला पुलिस अधिकारी संलग्न हो और महिलाओं के साथ बातचीत करेंगे और उनका हौसला बढ़ाएंगी। C टीम का गठन किया जाएगा। C टीम मतलब जो महिलाओं के, जहाँ महिलाएं कार्य करती हैं स्कूलों में जा के उनको शिक्षित करेंगी और महिलाओं को सुदृढ़ करेंगी। रानी चिन्नप्पा टीम एक बनाई गई थी। लोगों के अंदर महिलाओं के प्रति संवेदना बढ़ाने के लिए रानी चिन्नप्पा टीम बनाई गई थी। 1 जनवरी 2015 को हिम्मत एक्ट जारी किया गया था। इसमें फ़ोन हिलाओ सुरक्षा पाओ एक ऐप बनाया गया था, जिससे जो है तुम, उसमें था कि अगर कभी भी तुम ऐसे बाहर हैं महिलाएं और कोई दिक्कत आती है तो उसको फ़ोन को हिलाने से डायरेक्ट जो है कॉल लग जाएगा हेडक्वार्टर्स को, और ये जो है हिम्मत एक्ट ऐसा लागू किया गया था। उसके अलावा स्टॉकिंग पे IPC की धारा 354D के मुताबिक अगर कोई महिला स्पष्ट तौर पर असहमति जता चुकी हो, उसके बावजूद कोई पुरुष उस महिला के संबंध बढ़ाने, पीछा करने की कोशिश करता है या घूरता है जिससे महिला असहज महसूस करे, तो उसे स्टॉकिंग कहा जाएगा और इसके लिए 5 साल तक की सज़ा हो सकती है। सुधर जाओ बेटा लोग, इसीलिए बता रहे हैं, समझे। और ट्रिपल तलाक जो है अभी सर्वोच्च न्यायालय ने 2017 में समाप्त किया है। इसे भारतीय संसद ने सर्वोच्च न्यायालय में इस निर्णय के आधार बनाकर मुस्लिम महिला संरक्षण विधेयक 2018 पारित किया। लोकसभा में पारित हो गया है, राज्यसभा में तब पारित नहीं हुआ था, अब तो हर जगह से पारित हो गया है। ऐसा ही एक और आर्टिकल था, धारा 497 समाप्त कर दिया गया। इसमें महिला पुरुष में शादी में शिकायत संबंधित ये था, इसको भी समाप्त कर दिया गया है। इस विधेयक को राष्ट्रपति श्री कोविंद ने अध्यादेश के रूप में 23 सितंबर 2018 को पारित कर दिया था। अच्छा, तो 3 तलाक वाला था, अध्यादेश के रूप में पारित कर दिया गया था। आर्टिकल 15(4) में अगर बात करेंगे, इसमें यह प्रावधान है कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े हैं, जो SC ST में आते हैं, उनके लिए जो है विशेष प्रावधान कर सकती है सरकार। और इसको जो है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 में जोड़ा गया था, यानी प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया था। आर्टिकल 15(5) की अगर बात करते हैं तो संविधान का यह उपबंध अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए शिक्षा संस्थान निर्मित करने का अधिकार राज्य को प्रदान करता है। इस उपबंध को भी 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2006 में अंतःस्थापित किया गया था, यानी जोड़ा गया था 93वें संविधान संशोधन सन 2006 में। आर्टिकल 15 यहाँ हमारा समाप्त होता है। और आर्टिकल 16 में हमारा नियोजन यानी जॉब के बारे में है। तो आर्टिकल 16 एक कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को नियोजन में समानता प्राप्त, यानी हर व्यक्ति जो होगा नियोजन में सबको समान अधिकार प्राप्त होंगे। आर्टिकल 16(2) कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान और उद्भव स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16(3) कहता है कि निवास के आधार पर विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। निवास के आधार पर, जैसे अब हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो उत्तर प्रदेश की अगर कोई वैकेंसी आती है तो हमें उसमें प्राथमिकता दी जा सकती है लेकिन यह केवल संसद तय करेगी, राज्य सरकारें नहीं। आर्टिकल 16(4) सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ों के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। यानी आर्टिकल 16(4) हमें क्या बताता है, जो हमारा रिजर्वेशन है यानी आरक्षण है, ये हमारा आर्टिकल 16(4) के तहत है। आर्टिकल 16(5) धर्म के आधार पर विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। ये बात भी है, जैसे कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसमें
जो है धर्म को मान्यता दी जाती है। जैसे अभी आप लोग देखे होंगे बीएचयू में बड़ा बवाल हुआ था, केस हुआ था, जिसमें एक मुस्लिम टीचर जो है और धार्मिक कर्मकांड, हिंदू धार्मिक कर्मकांड में टीचर के तौर पे चला गया था, उसमें बड़ा बवाल हो गया था। ऐसे मदरसों में अगर कोई हिंदू टीचर चला जाता है तो उसमें भी बवाल होते हैं। तो सब इसी के लिए 16(5) जो है धर्म के आधार पर थोड़ा बहुत प्रावधान कर सकता है। लेकिन अनुच्छेद 16(4) जो हमें विधिवत पढ़ना है, आरक्षण के बारे में जानकारी हमको देता है। सैद्धांतिक पृष्ठभूमि की अगर बात करो तो अवसर की समानता, आरक्षण और प्रतिस्पर्धा इस पे जो है आधारित है। संवैधानिक प्रावधान 16(4) में इसको डाला गया है। वैधानिक प्रावधान की बात करें तो सबसे पहले काका कालेकर एक समिति बनाई गई थी 1953 में, और उसने 1955 में अपनी रिपोर्ट दी थी, जिसमें इन्होंने एसटी, एससी और जनरल 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। और जो एसटी एससी थे इनको 22.5% आरक्षण टोटल मिलना चाहिए था, एसटी और एससी को मिला के। जनरल कैटेगरी बाकी जो है अपना काम चलाती है। उसके बाद एक मंडल आयोग बनाया गया, मंडल कमीशन, इसने 1978 में बनाया गया। 1980 में जो है इसने अपनी रिपोर्ट दी और 1989 में इसको लागू किया गया। 1978 में इसने जब मंडल कमीशन बना था, इसने नई कैटेगरी एक ओबीसी को भी इसने डिवाइड किया, यानी एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल कैटेगरी। और ये ओबीसी को इसने 27% आरक्षण देने के लिए जो है अपनी रिपोर्ट दी, यानी 22.5% एसटी एससी के लिए और 27% ओबीसी के लिए, और बाकी जनरल कैटेगरी। न्यायिक समीक्षा में अगर देखा जाए तो इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघ 1992 77वां संविधान संशोधन किया गया था, और अनुच्छेद 16(4) जोड़ा गया था। इसको 2002 में बढ़ा हुआ वेतन जो है दिया गया। यानी सबसे पहले इसमें प्रोविज़न ये क्या था न्यायिक समीक्षा में कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघ में 1992 में एक केस आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो ये तुम्हारा आरक्षण है ये सिर्फ प्राइमरी नौकरी में रहेगा, यानी नौकरी जब करने जाओगे तभी रहेगा, प्रमोशन में कोई आरक्षण नहीं होगा। लेकिन उसके बाद में जो है 77वां संविधान संशोधन किया गया, और 77वां संविधान संशोधन करके आर्टिकल 16(4) जोड़ा गया। आर्टिकल 16(4) जोड़कर इसमें कहा गया कि 2002 में जोड़ दिया गया और कहा गया कि जो बढ़ा हुआ वेतन है और प्रमोशन में जो है आरक्षण दिया जाएगा। तो संवैधानिक प्रावधान आप देख लिए हैं। चूंकि भारतीय समाज समतामूलक नहीं था, समाज में शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए नागरिक अभावग्रस्त जीवन का व्यतीत कर रहे थे, और इसीलिए जो है संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 16(4) अंतः स्थापित किया, जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े वर्गों को विशेष सुविधा यानी आरक्षण उपलब्ध करवाता है। इसको जो है प्रदान करने के लिए काका कालेकर की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी 1953 में। उसके बाद 30 मार्च 1955 ने उसने अपनी रिपोर्ट सौंपी। कालेकर आयोग ने सिफारिश की कि जातियों को वर्ग माना जाए और पिछड़े हुए वर्गों को एससी और एसटी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जा सके। तो काका कालेकर ने 2399 जातियों को पिछड़ी हुई जनजाति यानी एससी में लिस्टेड किया, और 837 जातियों को अति पिछड़ा यानी एसटी में तुम्हारा सूचित किया, और 22.5% आरक्षण की यहाँ पर सिफारिश की। फिर 1978 to 79 में मंडल आयोग का गठन किया गया। उसने 1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और 1989 में इसको क्रियान्वित कर दिया गया। मंडल आयोग का गठन तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने किया था, और इसे क्रियान्वित करने का काम बीपी सिंह ने किया। बीपी सिंह प्रधानमंत्री जब थे उन्होंने इसको लागू किया था मंडल आयोग को, और इस आयोग ने अनेक सिफारिशों के साथ प्रोन्नति पर आरक्षण की सिफारिश की साथ ही एक नए वर्ग ओबीसी को गठित किया, यानी इसने प्रोन्नत पे भी आरक्षण की बात की, और इस अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण के लिए इसने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की। और सितंबर 1991 में पीवी नरसिम्हा राव ने आरक्षण के लिए आर्थिक आधार को क्राइटेरिया निर्धारित करने के लिए जो है ओबीसी को मिलने वाले 27% आरक्षण में से 10% सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े, जो मतलब अभी मोदी जी ने लागू करवाया जो मतलब ईडब्ल्यूएस वाला, उन्होंने कहा कि 27% जो ओबीसी को मिल रहा है उसमें ही 10% यानी 17% सिर्फ ओबीसी का है, और 10% जो है जो गरीब वर्ग के लोग होंगे जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, विशेषकर सामान्य श्रेणी में आते हैं और काफ़ी गरीब हैं, तो उनको 10% आरक्षण उसमें से दिया जाए। लेकिन ये प्रावधान लागू नहीं हो सका। उपरोक्त आयोगों की सिफारिशों को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघ 1992 में एक केस गया था, उसमें इसकी विस्तृत समीक्षा की। अनुच्छेद 16(4) और 16(1) का अपवाद नहीं है। इन्होंने माना कि 16(4) 16(1) का अपवाद नहीं है, यानी आरक्षण जो है वो नियोजन में समानता का अपवाद नहीं है, अपितु यह स्वतंत्र अनुच्छेद है जो समाज के पिछड़े हुए नागरिकों के लिए अतिरिक्त सेवाएं उपलब्ध कराने की सिफारिश करता है।
अनुच्छेद 16(4) अपेक्षाकृत अधिक व्यापक है। इसके अंतर्गत SC ST और वे सभी पिछड़े वर्ग शामिल हो जाते हैं जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े हैं। आरक्षण संबंधी प्रावधान करने का अधिकार विधायिका और कार्यपालिका दोनों को प्राप्त होगा। ठीक है, आरक्षण संबंधी प्रावधान करने का अधिकार विधायिका और कार्यपालिका दोनों को प्राप्त होगा। जाति को एक वर्ग के रूप में माना जाएगा और वर्ग को आरक्षण दिया जाएगा। जातियों को आरक्षण नहीं है, जाति को वर्ग के रूप में माना जाएगा और आरक्षण SC ST OBC ये सब वर्ग हैं तो इनको आरक्षण दिया जाएगा। अनुच्छेद 16(4) केवल नियुक्ति तक ही सीमित होगा, अर्थात नियुक्ति के अलावा किसी अन्य चरण में यानी प्रमोशन वगैरह में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। आरक्षित सीटों का प्रतिशत 50% से अधिक नहीं होगा। आगे चलकर देवदास वर्सेस भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि आरक्षित सीटों का अग्रेषित किया जा सकता है। नहीं, जैसे मान लो कि कोई 500 सीट आई हैं जिसमें से 250 पहले से आरक्षित थी, उसमें मान लो SC ST की सीट्स फुल नहीं हो पाई जो उनके आरक्षण के हिसाब से थी, तो अगली बार जो है उन सीटों को अग्रेषित किया जा सकता है, उनके लिए स्पेशल वैकेंसी निकाली जा सकती है। प्रोन्नत संबंधी प्रावधान इंदिरा साहनी जो के केस में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रोन्नत में आरक्षण को अवैध माना था, किंतु संसद ने 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया 1995 में और एक नया अनुच्छेद 16(4) जोड़कर कहा कि प्रोन्नत में आरक्षण भैया संवैधानिक रहेगा, प्रोन्नत में आरक्षण तो दिया ही जाएगा। अब सर्वोच्च न्यायालय ने प्रोन्नति के संबंध में किए गए आरक्षण प्रावधानों को अनिष्टकर बताया। विरोध स्वरूप संसद ने वर्ष 2002 में 85वां संविधान संशोधन कर डाला। 16(4) को पुनः संशोधित कर दिया और उसमें लिख दिया प्रोन्नत पर आरक्षण रहेगा, बढ़े हुए वेतन भत्ते उपलब्धियां और परिलब्धियां प्रदान की जाएंगी। इस संशोधन को भूतलक्षी प्रभाव यानी 17 जून 1995 से क्रियान्वित कर दिया गया, जब से जो है पहला वाला जो है 16(4)A जब से स्टार्ट किया गया था तब से। वर्ष 2006 में प्रोन्नत के आरक्षण को लेकर नागराजन मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय लिया कि आरक्षण संबंधी प्रावधानों की जांच होनी चाहिए। एक लिस्ट तैयार की जानी चाहिए कि आरक्षित लोगों के नियोजन को किस अनुपात में आरक्षण प्राप्त हो रहा है। पहले देखा जाना चाहिए कि आरक्षण जो है कौन से वर्ग को कितना, अब मतलब कितने जो है जॉब हो गए हैं SC ST या OBC के तहत, तो उस आधार पर जो है आरक्षण दिया जाए। अब देखा तो जाए कौन सी जाति जो है शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ी रह गई है, कौन सी नहीं रह गई है। नागराजन मामले में दिए गए निर्णय पर प्रश्न लगाते हुए 7 सदस्यीय खंडपीठ को गठित करने की मांग की गई और 26 सितंबर 2018 को सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय खंडपीठ ने इस याचना को खारिज कर दिया और नागराजन मामले में दिए गए निर्देश को सही ठहराया। सीटों के अग्रेषित संबंधी प्रावधान। सर्वोच्च न्यायालय ने इंदिरा साहनी मामले में यह निर्धारित किया गया था कि आरक्षित सीटों को अग्रेषित किया जा सकता है, किंतु इससे 50% की सीमा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। फलस्वरूप संसद ने सन 2000 में 80वां संविधान संशोधन करके 16(4)B अंतर स्थापित किया और आरक्षित वर्गों की बची हुई सीटों के लिए अलग परीक्षा करवाने का उपबंध करवा दिया। नहीं, जैसे अगर मान लो जो 250 सीट्स हमने बताई थी, 500 टोटल सीट्स थी जिसमें 250 आरक्षित थी, इसमें मान लो अगर 50 सीटें खाली रह जाएं SC वर्ग की, तो हम क्या करेंगे, एक नया फॉर्म डाल देंगे 50 सीटों के लिए, सिर्फ उन वैकेंसीज को, और सिर्फ उसमें SC लोग ही फॉर्म डाल सकते हो। ऐसा जो है हमने अग्रेषित करा के अलग परीक्षा करवाने की बात कह दी। तो आर्टिकल 16 जो है यहाँ पर समाप्त होता है। आर्टिकल 17 जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन बताता है हमें। तो अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 में लाया गया था। जो अस्पृश्यता अपराध अधिनियम है, यानी अनटचेबिलिटी, जैसे पहले ये बुराई बहुत ज़्यादा व्याप्त थी, जो लोअर कैटेगरी है या फिर जैसे हरिजन लोग जो है वो अपर कैटेगरी के यहाँ जो जनरल वगैरह हैं या फिर ब्राह्मण हैं या क्षत्रिय, इनके यहाँ छुआछूत वाली बड़ी समस्या भारतीय समाज में विद्यमान थी। तो इस समस्या के समाधान के लिए अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17 में मूल अधिकार के तौर पर शामिल किया गया था और इसमें 1955 में इसको जो है 42वां संविधान संशोधन भी किया गया। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम बनाया गया 1955 में, उसके बाद इसको 42वां संविधान संशोधन किया गया और इसमें 1976 में इसका नाम बदलकर अस्पृश्यता अपराध अधिनियम का नाम बदलकर नागरिकता अधिकार संरक्षण अधिनियम बना दिया गया। और इसके लिए जो है कानून बनाया गया SC ST क्रूरता निषेध अधिनियम 1989 में। भारत में विद्यमान अमानवीय समस्या को देखते हुए अनुच्छेद 17 अंतर स्थापित किया गया था। अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए सिफारिश की गई थी। अनुच्छेद 17 को आधार बनाकर अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 निर्मित किया गया था। इसमें प्रावधान थे कि किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक पूजा स्थलों में प्रवेश से नहीं रोका जा सकेगा। अनुसूचित जाति के लिए किसी व्यक्ति अस्पृश्यता के आधार पर अपमानित करना अपराध होगा। अस्पृश्यता का बखान करना या उसे न्यायसंगत ठहराना अपराध माना जाएगा। ऐसा अपराध करने वाले व्यक्ति को 1 माह से 5 माह तक की सजा अथवा 100 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक जुर्माना हो सकता है या दोनों हो सकता है। इस अधिनियम में
कंप्रोमाइजेशन का प्रावधान नहीं है कि तुम जाके बाद में एक बार अगर केस हो गया तो उसके बाद कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता है, कंप्रोमाइजेशन का कोई प्रावधान नहीं है। जो व्यक्ति अधिनियम के तहत दोषी होगा उसे चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं रहेगा। ये तक प्रोविज़न था कि अगर इस अधिनियम के तहत अगर दोषी पाए गए तो चुनाव लड़ने का अधिकार तुम्हारा समाप्त हो जाएगा। नागरिक अधिकार अधिनियम संरक्षण को और अधिक सशक्त बनाने के लिए 1989 में SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट बनाया गया, 1989 में पारित किया गया। अनुसूचित जाति और जनजाति के ऊपर किसी भी प्रकार की क्रूरता का अपराध माना जाएगा। वह 2015 में भारत संसद ने इस अधिनियम को संशोधित कर अधिनियम के तहत निर्धारित 22 विषयों को बढ़ाकर 47 कर दिया। अधिनियम के हो रहे दुरुपयोग को देखते हुए 20 मार्च 2018 को अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए, जिसमें ऑटोमेटिक गिरफ्तारी नहीं की जा सकेगी। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले DSP स्तर का अधिकारी जो है जाँच करेगा, और यदि किसी सरकारी कर्मचारी को गिरफ्तार करना है तो उसके नियुक्ता अधिकारी जिसने उसको नियुक्त किया होगा उसकी अनुमति अनिवार्य होगी। सर्वोच्च न्यायालय निर्देश दिया कि इस मामले में अग्रिम जमानत का प्रावधान रहेगा। उपरोक्त निर्देशों के आधार पर अनुसूचित जाति में असंतोष हुआ, आप लोग देखे थे दंगा वंगा भड़का था, तो इसलिए अगस्त 2018 में SC/ST प्रिवेंशन एक्ट एट्रोसिटी अमेंडमेंट 2018 पारित किया गया और पुरानी स्थिति को जो है संसद ने बहाल कर दिया। तो समानता के अधिकार का अंतिम अधिकार जो हमारा है उपाधियों का अंत। इसके तहत अलंकरण 1954 में चालू कर दिए गए थे। जैसे उपाधियों का अंत में यह था, जैसे जो ब्रिटिशर्स के द्वारा या किसी के द्वारा हमको उपाधियां दी गई थी, किसी को सर की उपाधि, किसी को राजा की उपाधि, किसी को महाराजा की उपाधि, यहाँ जो मतलब थे तो उन लोग को अब नागरिक बनना था। वो यहाँ राजसी व्यवस्था नहीं थी, लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। यहाँ कोई राजा या कोई सर नहीं था, कोई लाड़ नहीं था, तो इसलिए ये सारी उपाधियां समाप्त करनी थी, इसलिए अनुच्छेद 18 को शामिल किया गया था। इसके तहत जो है अलंकरण 1954 में शामिल कर दिया गया। इसमें भारत रत्न और पद्म में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री इतने जो है अलंकरण दिए जाने लगे। तो भारत रत्न जो है साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के उससे दिया जाता था 1955 से, और किसी भी क्षेत्र, उसके बाद 2011 में इसको कर दिया गया किसी भी क्षेत्र में अगर उत्कृष्ट योगदान करेंगे तो आपको भारत रत्न दिया जा सकता है। और पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री ये 3 जो है अधिकार दिए गए। अनुच्छेद 18 उपाधियों का उन्मूलन, अर्थात राज्य में कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा सिवाय सेना और शिक्षा के। सेना और शिक्षा में उपाधियां प्रदान की जा सकती है, उसके अलावा कहीं नहीं। भारत का कोई भी नागरिक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना विदेशी राज्यों से कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं कर सकेगा। यदि विदेश का कोई नागरिक अथवा कंपनी भारत में कार्यरत है तो वह भी विदेश में कोई उपाधि ग्रहण नहीं कर सकेगी जब तक कि ऐसा करने की अनुशंसा राष्ट्रपति ने ना की हो। अलंकरण की अगर बात करें तो भारत सरकार ने 1954 में भारत रत्न और पद्म अलंकरण देना शुरू किए। ये अलंकरण उन नागरिकों को दिए जाते हैं जिन्होंने साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा शब्द को 1955 में जोड़ा गया था। उससे पहले समाज सेवा नहीं था, साहित्य, कला और विज्ञान था। उसके बाद समाज सेवा 1955 में जोड़ दिया गया, 54 के बाद अगले साल। भारत रत्न भारत में दिए जाने वाले श्रेष्ठ नागरिक सम्मान है और भारत रत्न प्राप्त करता वरीयता क्रम में 7वें स्थान पर आता है। नहीं, अपने यहाँ वरीयता क्रम में चलता है ना सिस्टम, इसमें राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, वैसे जिसको अगर भारत रत्न मिल गया हो भारत का 7वां नागरिक होता है। यह सम्मान प्रधानमंत्री के द्वारा चयन किए गए अधिकतम 3 नागरिकों को राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाएगा। समझे, प्रधानमंत्री चूज करेगा 3 लोगों को और राष्ट्रपति इनको देगा भारत रत्न। सर्वप्रथम यह सम्मान 1954 में सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और CV रमन को दिया गया था 1954 में। मूलतः ये सम्मान मरणोपरांत देने का प्रावधान नहीं था, लेकिन 1966 में पहली बार लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत जो है भारत रत्न दिया गया। सबसे पहले मरणोपरांत भारत रत्न किसने पाया? लाल बहादुर शास्त्री ने। और सबसे प्रथम जो भारत रत्न पाया किसने था? वैसे सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और CV रमन ने। मूलतः यह सम्मान केवल नागरिकों को देने का प्रावधान किया गया था, किंतु 1980 में पहली बार मदर टेरेसा जो विदेशी मूल की नागरिक हैं, मदर टेरेसा जो विदेशी मूल की नागरिक हैं उनको जो है, और उसके बाद 1980 में मदर टेरेसा, 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान और 1990 में नेल्सन मंडेला जो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे हैं, इन 3 लोगों को अभी तक जो है विदेशी होते हुए, यानी नागरिक नहीं है, विदेशी है, फिर भी इनको जो है भारत रत्न प्रदान किया गया है। 1980 में मदर टेरेसा, 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान और 1990 में नेल्सन मंडेला को अधिकार प्रदान किए गए हैं। फिर 2011 में साहित्य, कला, विज्ञान और सामाजिक सेवा जैसे आधारों को समाप्त करने का प्रावधान किया गया और समाज के किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले व्यक्ति को समान
ये सम्मान जो है दिया जा सकता है अगर कोई भी काम तुम ऐसा करते हो। अगर बात किया जाए तो जो सबसे अधिक आयु के अभी तक भारत रत्न पाने वाले हैं धोधो केशव कर्वे, जो 100 वर्ष की उम्र में महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक थे, उनको मिला था। और सबसे अधिक उम्र के वो थे 100 वर्ष के, और सबसे कम उम्र में सचिन तेंदुलकर को दिया गया 2014 में, जो सबसे कम उम्र के हैं। और सचिन तेंदुलकर सिर्फ 40 वर्ष की उम्र में जो है मिला था, और धोधो केशव कर्वे को 100 वर्ष की उम्र में मिला था। वर्ष 2015 का सम्मान मदन मोहन मालवीय को और श्री अटल बिहारी वाजपेयी को प्रदान किया गया। और अलंकरण संबंधी विवाद अगर देखा जाए तो 1954 में 1977 तक ये चलता रहा, 54 में स्टार्ट हुआ था, 77 तक लगातार चलता रहा। उसके बाद 78 में प्रथम महान्यायवादी MC सीतलवाड़ द्वारा लिखित कॉमन लॉ इन इंडिया नामक पुस्तक में पद्म विभूषण अलंकरण का प्रयोग नाम के आगे प्रयोग करने पर अलंकरणों को रोक दिया गया। यानी जो हमारे MC सीतलवाड़ थे, महान्यायवादी थे 1978 में, इन्होंने एक बुक लिखी थी कॉमन लॉ इन इंडिया। तो अपनी किताब के आगे इन्होंने क्या लिख दिया कि पद्म विभूषण प्राप्त MC सीतलवाड़, ऐसा उन्होंने लिखा, मतलब अपने नाम के आगे उन्होंने अपने शब्द को जोड़ा पद्म विभूषण। तो ये अलंकरण को समाप्त कर दिया गया 1977 में। उसके बाद 1980 में इन्हें पुनः जारी किया गया। तो बालाजी राघवन वर्सेस भारत संघ में एक केस गया 1996 में, के मामले में निर्णय दिया गया कि अलंकरण उपाधियां नहीं हैं और ना ही वंशानुगत रूप से प्रदान की जाती हैं। अलंकरण व्यक्ति के द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों और समाज को दी गई श्रेष्ठ सेवाओं के आधार पर प्रदान किया जाता है। अतः अलंकरण असंवैधानिक नहीं है, लेकिन हाँ, नाम के आगे इसे जोड़ना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे जो है समानता का मूल अधिकार समाप्त होता है आर्टिकल 14 से 18। एक बार अगर हम चाहें तो देख सकते हैं आर्टिकल 14 से 18 में क्या प्रोविजंस थे। एक मिनट। आर्टिकल 14 जो हमारा है वो क्या करता है, समानता का अधिकार, विधियों का समान संरक्षण और विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। आर्टिकल 15 क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति के धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और आर्टिकल 15(1) ये कहता है, 15(2) कहता है कि राज्य या कोई प्राइवेट व्यक्ति भी ऐसा नहीं कर पाएगा। 15(3) महिलाओं और बच्चों को विशेष अधिकार देता है। 15(4) सामाजिक शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े यानी SC/ST को विशेष प्रावधान देता है। और 15(5) कहता है कि SC/ST लोगों के लिए पृथक जो है शैक्षणिक संस्थान यानी कॉलेजेस बनाने का प्रावधान किया जा सकता है, वो गलत नहीं है। और 16 में जो है नियोजन से संबंधित अधिकार है। 16(1) में तुम्हारा है कि जो है किसी भी मतलब नियोजन में सबको समानता, राज्य सबको समानता प्रदान करेगा। 16(2) में तुम्हारा और प्रोविजंस है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग आधार भेदभाव नहीं होगा। 16(3) तुम्हारा जो है कि महिलाओं के लिए जो है विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। 16(4) है कि आरक्षण संबंधी प्रावधान है, सामाजिक शैक्षिक दृष्टिकोण से पिछड़े यानी SC/ST OBC के लिए विशेष प्रावधान किए जा रहे हैं, वो 16(4) में आरक्षण आता है। 16(5) में तुम्हारा है कि 16(5) में है कि जो है इनके लिए स्पेशल प्रोविजंस किए जा सकते हैं, जो निवास धर्म के आधार पर विशेष प्रोविजंस किए जा सकते हैं, जो है ये तुम्हारा 16(5) में है। उसके बाद 17 में तुम्हारा है अस्पृश्यता का उन्मूलन। 18 में है तुम्हारा उपाधियों का अंत। ये सारे हमारे जो है क्या है, समानता के मूल अधिकार हैं। तो अब अगला वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, इसलिए आगे जो है अगले वीडियो में पढ़ेंगे।